सभी जिज्ञासु श्रोताओं का भाषा संस्थान के मंच से स्वागत। संज्ञा हिंदी का आरंभिक पाठ है। एक तरह से संज्ञा जो अच्छी तरह ज्ञान करा दे उसे संज्ञा कहते हैं। इस संबंध में हमने 3 भागों में वीडियो बनाए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, अब आपके समक्ष तीसरा भाग है ना। तो तीसरे भाग में देखिए, जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार हमें प्रतिक्रिया देनी होती है। उदाहरण के लिए मैं राजस्थान के हिंदी का जो संस्करण उसकी बात करूँ। राजस्थान प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षा हो रही है उसमें हर विधा में बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस में हमने बात की आचार्यों से, तो उन्होंने कहा कि भाई आधे बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, वो दोबारा देंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में हज़ारों बच्चों में से बैठने वाले हज़ारों थे, पास हुए कुल 6 जने पास हुए सैकड़ों में से। तो ये स्थिति है एग्ज़ाम की। और मुझे भी लग रहा था हिंदी जो पूछी जा रही थी, बच्चों जैसी हिंदी पूछी जा रही थी परीक्षाओं में, और पता नहीं क्यों आरपीएससी में कोई बढ़िया हिंदी का जानकार नहीं है या क्या है, क्योंकि स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। आरपीएससी का जो स्तर है हिंदी का बहुत ही निम्न स्तर का है। तो हमें ये जो हवा चल रही है, ठीक ठाक लेवल पूछने की जो परंपरा का आरंभ हुआ है, उसे देखते हुए मैंने सोचा पहला लेवल बता दिया, दूसरा बता दिया, वो सामान्य लेवल है। अब आपको तृतीय लेवल भी सुन लेना चाहिए, कोई कठिन नहीं है, ये बहुत ही आनंददायक है। तो मैं आचार्य दीपक कुमार संज्ञा प्रकरण का, संज्ञा हिंदी संज्ञा का हम तीसरे भाग लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी। अच्छा, हमें क्या है, हम स्वेच्छा से अपनी बात नहीं कर सकते, हम अपने मंतव्य को अपने हिसाब से नहीं रख सकते। हमें परीक्षा के अनुसार, आपके स्तर के अनुसार, और जो हमारे मान्य ग्रंथ हैं उनको लेके हमें चलना होता है। अब हमारे सामने मान्य ग्रंथ पता है आपको कौन है? आपके सामने, हमारे सामने मान्य ग्रंथ है हिंदी निदेशालय की पुस्तकें, पंडित कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक, और भी आचार्यों की किताबें, और पूछा जाने वाला प्रश्न जो विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं वो सारे हमारे मानक हैं। तो हिंदी यदि हम कामता प्रसाद गुरु की बात करें तो उनके अनुसार उन्होंने जब लक्षण किया है संज्ञा का, मैं इससे पहले संज्ञा का लक्षण कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा स्तरीय बात कर रहा हूँ, उच्च स्तरीय बात कर रहा हूँ। तो वो जो संज्ञा का लक्षण करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए भाई, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन 3 नामों की चर्चा होती है। अब इसका 2 आपको ध्यान रखना, मैंने किसको यहाँ पे उद्धृत किया है? अव्याप्ति को, अतिव्याप्ति को, असंभव को। ये 3 दोषों की चर्चा है। किसी भी लक्षण में ये 3 दोष नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये 3 दोष नहीं है तो उस परिभाषा को शुद्ध परिभाषा मानते हैं। परिभाषा करना हर विषय का अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर है। कोई भी अर्थशास्त्र की परिभाषा हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा हो, परिभाषा करनी पड़ती है पहले, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा में आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों की चर्चा की है। ये 3 दोषों की चर्चा की, ये 3 दोष हैं। उन्होंने कहा ये 3 दोष यदि नहीं है तो संज्ञा की परिभाषा सही है। उन्होंने ये कहा कि जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष न हो, यानी किसी भी परिभाषा में ये अतिव्याप्ति, असंभव, ये दोषत्रय जो है माने जाते हैं। ये वास्तव में न्याय शास्त्र का शब्दावली है ये, और न्याय शास्त्र में हम अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों की चर्चा करते हैं। अर्थात हमारा लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें असंभव दोष न हो, हमारा लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अतिव्याप्ति दोष न हो, हमारा लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अव्याप्ति दोष न हो। यानी आप ऐसा लक्षण न कर दें कि उस लक्ष्य में आपका लक्षण ही न जाए, उसे कहेंगे अव्याप्ति दोष। और ऐसा भी लक्षण नहीं होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है उस पे जाए, उसके साथ साथ औरों पे भी चला जाए, उसे कहते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष। और ऐसा भी लक्षण कई बार कर देते हैं लोग बाग, जो असंभव होता है वैसा होता ही नहीं है। इस तरह से ये तीनों लक्षणों के दोष हैं।
किसी भी लक्षण के दोष हैं, इसकी चर्चा आचार्य, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने, और गुरु ने ही नहीं, हर जगह जो है ना न्याय शास्त्र में और भी भारतीय शास्त्रों में जब आप किसी की परिभाषा करते हो तो ये तीनों दोष नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा, आपसे पूछेगा बताइए आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने लक्षण के प्रसंग में संज्ञा के लक्षण करते समय किस दोष की चर्चा नहीं की है? तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, एक और कोई मन से डाल देगा तो उस पर आपको टिक लगाना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है 4 जो विकल्प होंगे उसमें से केवल एक यही होगा, इनमें से कोई एक होगा, बाकी 3 विकल्प मिलते जुलते हिंदी की अच्छी शब्दावली में लिखा हुआ होगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव की चर्चा की है, किसमें? संज्ञा के लक्षण में। हमें ध्यान रखना यही लक्षण के दोष हैं, ये लक्षण में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसके आधार पर लक्षण किया जाता है। तो ये हमारा ये था, ये तीनों शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणति। हम जब संज्ञा का व्यवहार करते हैं, भाषा जब बोलते हैं, तो बहुत बार हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने नाम लिया सीता जी का। सीता जी आप जानते हो बढ़िया से, राम जी की धर्मपत्नी सीता। सीता का नाम लूँ मैं, फिर कोई बात ऐसी कह दूँ मैं जो सीता के गुणों का अन्यों पे आरोप लगाया गया हो, आरोप किया गया हो या आधान किया गया। जैसे मैं बोलूँ आज भी समाज में सीताएं रो रही हैं, यदि ऐसा हमने बोला तो सीता का नाम लिया और सीता के गुण का हमने आधान किया दूसरे लोगों पर। आज भी समाज में सीताएं क्रंदन कर रही हैं। अब जो सीताएं बोला गया है, इसमें सीता जी के आचरण का आक्षेप, सीता जी के आचरण का आरोप हमने अन्य महिलाओं पे किया है। तो यहाँ पर हम बोला जाएगा कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। तो यहाँ पर जो बोला मैंने आपको व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणति, ये तब होता है जब कोई एक व्यक्ति के नाम को अन्य बहुत सारे नामों के रूप में हम वर्णन करते हैं, तब ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदलना माना जाता है। उदाहरण दिया मैंने, आज भी सीताएं समाज में सिसक रही हैं। आज भी सीताएं, ये जो सीताएं शब्द है ना, ये सीताएं व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिणत है, ये ध्यान रखना है। दूसरा लेता हूँ मैं, जयचंद नाम के एक राजा थे जिनके विषय में ऐसा कहा जाता है, सामान्य किंवदंती है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। उन्होंने उसका साथ न देके अन्यों का, विधर्मियों का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान जो है युद्ध हार गए और उस हार के साथ ही पूरे देश का इतिहास बदल गया। तो जयचंद को एक खलनायक के तौर पे सामान्यतया लोग बोलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है, हम अब जयचंद जो नाम है ना, वो व्यक्तिवाचक नाम है कि नहीं? बोलो आप। अब इस व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, आज भी भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं। देखो जयचंदों की कमी, अब मैंने जयचंद नहीं बोला, जयचंदों की कमी बोला। पहले हमने सीता नहीं बोला, सीताएं सिसक रही ऐसा बोला। यहाँ भी जो आपका जयचंदों बोला गया, वो एक जयचंद जो व्यक्तिवाचक था, उसके गुणों का आधान मैंने अन्य जो धोखेबाज राजनेता हैं उनके ऊपर हमने आक्षेप लगाया। तो जब ऐसा करते हैं आप, किसी एक के नाम के का प्रयोग करके उससे संबद्ध गुणों का आधान दूसरे पे करते हैं, तब उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में बदलना। तो मुझे लगता है ये बात आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। हम दूसरे पे आते हैं, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिणति। देखिए हम सब लोग जानते हैं, पहले मैं एक बात समझा दूं कि जितने भी उपाधियां होती हैं वो जातिवाचक होती हैं। जैसे शर्मा, शर्मा कोई संसार में एक तो नहीं है, शर्मा बहुत सारे हैं। सिंह, सिंह कोई एक तो हो नहीं सकता, बहुत सारे सिंह हैं।
ऐसे ही गांधी, गांधी एक तो हो नहीं सकता, आज भी बहुत सारे गांधी लोग हैं। तो गांधी जो शब्द है, सिंह जो शब्द है, शर्मा जो शब्द है, ये जातिवाचक है। ठीक है। अच्छा, अब यदि इस जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति विशेष पे आके रुक जाएं, तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि वो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में परिणत हमने किया है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। हमारा एक वाक्य देखिए, गांधी जी ने, अब गांधी बोला, गांधी बोलते ही हमने किसको पकड़ा? आप गांधी किसको मानते हो? आप व्याकरण के अनुसार बात करो। गांधी जो है आपको मानना पड़ेगा, गांधी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि केवल मैं गांधी करमचंद गांधी नहीं बोल रहा हूँ, मैं गांधी बोल रहा हूँ केवल। यदि केवल गांधी बोला जाएगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी भी उपाधियाँ होती हैं जातिवाचक होती हैं, तो गांधी जी ने, जब से गांधी बोला हमने, तो गांधी का मतलब कोई भी गांधी। और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है स्वतंत्रता आंदोलन और पूरी जनता को जागरूक करने का काम, अरे ये तो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। ये बात बाद में मालूम पड़ती जब पूरा वाक्य हम पढ़ लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, उसका इस वाक्य में व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। पूरा वाक्य होते हम समझ जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ जो हमारा कथन है जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिणति, वो इसी रूप में है कि आप एक नाम को, अब मैं दूसरा लेता हूँ, नेताजी ने। अब देखो, नेताजी जो है ना, सारे राजनेता जो आजकल के हैं सब राजनेता कहलाते हैं। मुलायम सिंह यादव भी नेताजी कहलाते थे अपने ग्रुप में। हम अपने आसपास में भी कईयों को आदर से या उनका व्यक्तित्व के अनुसार नेताजी बोल देता, आओ नेताजी आ जाओ। तो नेताजी का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान देना, अब मैं जो वाक्य प्रयोग करने जा रहा हूँ उसमें व्यक्ति विशेष में ये रूढ़ हो जाएगा। देखना, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से देश में क्रांति कर दी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से देश में क्रांति कर दी। अब देखना, नेताजी जो जातिवाचक था, जैसे आगे बढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज का नाम आता है, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि अरे भाई, आज़ाद हिंद फौज का जो साथ था नेताजी का था, यानी सुभाष चंद्र बोस का था। यानी इस वाक्य के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में सुभाष चंद्र बोस आ जाते हैं। तो हुआ ना जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ प्रस्थान। तो ऐसे उदाहरणों को हम जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रस्थान मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में परिणति हुई है। हम तीसरे पे आते हैं, भाववाचक का जातिवाचक में परिणति। ये यदि आप वैसे पढ़ने जाओगे ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और जब हम जैसों की बात आप सुन लेते हो तो हल्के से में और चुटकियों में आप चीज़ों को समझ लेते हैं। अच्छे अध्यापक का गुण ही यही होता है कि चीज़ों को सरल करके प्रस्तुत करना और मोटिवेटेड रखना। तो देखिए, आप मोटिवेटेड रहिए और देखिए भाववाचक का जातिवाचक। देखिए, जितने भी भाववाचक शब्द हैं, जितने भी भाववाचक शब्द हिंदी के हैं, वो सारे के सारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सत्य, अहिंसा, दया, माया, है ना, और ता प्रत्यय वाले जटिलता, गुरुता, गुरुत्व, महिमा, गरिमा, लघिमा, धैर्य, शौर्य, ये सारे शब्द क्या भाववाचक हैं। अब आपको पता होना चाहिए भाववाचक शब्द कौन से हैं। जितने भाववाचक शब्द हैं सारे के सारे भाववाचक शब्द एक वचन में लिखे जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आओ आगे। अब हम जब कभी भाववाचक शब्द को बहुवचन में बदल दिया गया हो, तब समझ जाना भाववाचक शब्द जातिवाचक में बदला है। उदाहरण, अब प्रेम शब्द कैसा लगता है आपको? प्रेम तो अदृश्य है, प्रेम अस्पृश्य है। यदि इसको बहुवचन करके प्रयोग कर दिया जाए, हमने बहुत से प्रेमों को देखा है। यदि ऐसा बोलूँ मैंने राधा कृष्ण के प्रेम को भी देखा है और राम और सीता के प्रेम को भी देखा है।
तो मैं बोलूँ मैंने बहुत से प्रेमों को देखा है, तो प्रेमो यदि मैंने बोल दिया है तो ये प्रेमो भाववाचक से जातिवाचक में प्रेम शब्द की परिणति है, ये आपको ध्यान रखना है। एक उर्दू का शब्द है मोहब्बत। मोहब्बत जो शब्द है ये एक वचन रहेगा क्योंकि भाववाचक संज्ञा है, और जैसे ही आप इसको आगे लेके बढ़ते हैं, मोहब्बतें बोल देते हैं, बहुवचन बोल देते हैं, तो ये मोहब्बत शब्द जो भाववाचक है उसके जातिवाचक में परिणति मानी जाती है। करवट, करवट शब्द ये भाववाचक है, और आप करवटें बोल देते हैं तो ये करवट से करवटें बनना क्या है, भाववाचक है। तो हमारी परिभाषा क्या आ गई, भाववाचक संज्ञा जो एक वचन होता है यदि वो बहुवचन में बदला हुआ है तो समझ जाना वो जातिवाचक में परिणत हुआ है। देखा कितना शॉर्ट फार्मूला बता दिया आपको मैंने, इससे तुरंत आप पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द भाववाचक से जातिवाचक में बदला है। और इसका उल्टा करो आप, यदि बहुवचन वाला कोई शब्द है उसको यदि और वो भाववाचक से संबद्ध है, वो यदि एक वचन में आएगा तो वो जातिवाचक का भाववाचक का परिवर्तन बोलेंगे। जैसे हमने बोला मोहब्बतों को, मोहब्बतें को हमने मोहब्बत बोल दिया, इसका मतलब मोहब्बत जातिवाचक था और मोहब्बत भाववाचक हो गया। हमने करवटों या करवटें ये शब्द था जो जातिवाचक के रूप में है, उसको यदि मैं करवट के रूप में दोबारा से बोलूं तब मैंने जातिवाचक को भाववाचक में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से इसका जो बात यहाँ बताई गई थी इसको उल्टा कर दोगे आप तो आपका ये नीचे वाले का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैंने आज बात बताई है ये थोड़ा सा हटके और विशिष्ट चीज़ है, और ये अक्सर प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यदि आपको इस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस है तो आपका ये प्रश्न डूबेगा नहीं, आपके इसके उत्तर लिखने के बारे में जानकारी हो जाएगी। रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्नों के लिए आप अन्य बहुत सारे साधन का प्रयोग कर सकते हो, या आप हमसे जुड़ के भी इनके बहुत सारे प्रश्न आप ले सकते हैं। हमारे जो है जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमारे यहाँ होता है, हम कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। हमारी खुद की ऑफलाइन क्लास भी होती है, टेस्ट सीरीज़ भी है। यदि कोई उच्च स्तर का कोई टेस्ट देना चाहे तो यहाँ जुड़ सकता है, कर सकता है। और ये संज्ञा की बात थी। अब मैं इसी तरह से जो संज्ञा की बात थी हमने 2-3 चरणों में इसको पूरा किया है। ऐसे ही हमारे अगले चरणों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। मुझे लगता है 10 टॉपिक ऐसे हैं जो एक ही परिवार के हिस्से हैं। 10 टॉपिक कौन कौन से, संज्ञा, विभक्ति, कारक, परसर्ग, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 10 जो टॉपिक है ना, ये एक दूसरे से अंतः संबद्ध हैं, और इनको समझने के लिए सबको अलग अलग पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको उसका टेस्ट देना है, उसको समझना है। समझने का काम देखो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम जो आपके समक्ष उपस्थित हैं यहाँ पर, हमारी चर्चा सुन के आपका जो कंसेप्चुअल जो आपका माइंड है वो एकदम ठीक हो जाएगा, और बाद की चीज़ें तो एकदम इजी हो जाती हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपके अवधारणात्मक बोध को सुदृढ़ करने के लिए हमारा भाषा संस्थान का हमारा ये प्रयास है। मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत सहयोग मिलेगा, और आप विश्व की किसी भी परीक्षा को बहुत बढ़िया से करने के लिए, हिंदी में विद्वान बनने के लिए, हिंदी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए भी आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं। तो आज के वक्तव्य को मैं ही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।